हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। और आज की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्ट बी है। उसमें हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनएलपी का फुल फॉर्म। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पूछा गया है व्हाट इज द एनएलपी। एनएलपी स्टैंड फॉर, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सबको मालूम है एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देन राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेकंड क्वेश्चन, the second question is asking dash is the subfield of AI that is focused on enabling computer to understand and process human language। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि AI का एक सब फील्ड है और जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने और समझने के लिए कंप्यूटर को एनेबल करता है, कंप्यूटर को सक्षम बनाने पर फोकस करता है। आपको बताना यहाँ पर कि एआई का ऐसा कौन सा सब फील्ड है, ऐसा कौन सा फील्ड है इनमें से जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और इसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को एनेबल बनाता है। तो पहला ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी डेटा साइंस, तीसरा कंप्यूटर विजन, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इनमें से राइट आंसर होगा आपका एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी एआई का वो सब फील्ड होता है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन्स, कंप्यूटर के बीच में जो कि एक मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि ह्यूमन कंप्यूटर की भाषा को समझा सकता है, कंप्यूटर ह्यूमन की भाषा को अंडरस्टैंड कर सकता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है आपको इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है इज द सब फील्ड ऑफ एआई, जो एआई का एक सब फील्ड है, एंड दैट मेक ए इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से एआई का ऐसा कौन सा फील्ड है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज या और कंप्यूटर लैंग्वेज के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, यानी दोनों के बीच में ये एक इंटरकनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो सभी को मालूम है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एनएलपी। एनएलपी एआई का एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें हम ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के बीच में हम इंटरेक्शन करते हैं। इसी के द्वारा हमारा कंप्यूटर जो मशीन होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है, उसको ये अंडरस्टैंड कर पाता है और कंप्यूटर जो रिप्लाई देता है उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द गेम्स बिलो इज रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना कि इनमें से कौन सा गेम्स है जो कि एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। वॉइस असिस्टेंट्स, चैटबॉट, मिस्ट्री एनिमल्स, ग्रामर चेकर्स। तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट, ये सभी जो है एनएलपी पर आधारित है, पर यहाँ पूछ रहा गेम्स। जब गेम की बात कर रही है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मिस्ट्री एनिमल्स। मिस्ट्री एनिमल्स एक ऐसा गेम है जो कि टोटली एनएलपी पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर होगा सी, मिस्ट्री एनिमल्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। अगर अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आपको एप्लीकेशन बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, तीसरा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, या डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनएलपी के एप्लीकेशन होते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी एंड सी,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही हमारे NLP के एप्लीकेशन होते हैं जिस पे NLP यूज़ की जाती हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज ए रियल प्रॉब्लम व्हेन वी नीड टू एक्सेस ए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ह्यूज नॉलेज बेस। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, रियल यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना, सूचना का अधिक हो जाना एक वास्तविक प्रॉब्लम होती है, एक रियल प्रॉब्लम होती है। एंड व्हेन वी नीड एक्सेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज नॉलेज बेस, जब हम एक ह्यूज नॉलेज के आधार से हम कोई एक सूचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेसिफिक चीज़ों को ही एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो इस कंडीशन में हम इनमें से कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इट मीन्स मान लीजिए आपके पास एक से लेकर के 50 पेज का 50 लाइन का 1 to 50 लाइन, एक से लेकर 50 लाइन का एक ह्यूज नॉलेज, आपका एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल है। तो ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी 50वीं लाइन होगी। एक बहुत 50 लाइन की 500 लाइन का एक आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल के बारे में बताना है कि आपको 2 से 3 लाइन में आपको उसका समराइज करना है, आपको उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑटोमेटिक समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जब ह्यूज नॉलेज बेस पर आधारित कोई ऐसा आर्टिकल होता है, कोई ऐसा टेक्स्ट होता है, तो उसमें से हमें एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर हमको एक्सेस करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें से हम बहुत सारे मैटर में से, बहुत सारे टेक्स्ट में से या आर्टिकल में से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक समराइजेशन। ये कुछ वैसे ही होता है जैसे आपने दिया होगा, जब क्वेश्चन आपने हिंदी में या इंग्लिश में आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा गद्य दे देता है, गद्यांश इंग्लिश में प्रोस बोलते हैं, और उस गद्य में से या उस प्रोस में से आपको समरी निकालना होता है, सारांश निकालना होता है। तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक समराइजेशन। ये है क्या कर रहा है, ये उन बहुत बड़े ऑप्शन में से, बहुत सारे टेस्ट में से कुछ समरी, सारांश ये आपको ऑटोमेटिक निकाल के देता है। ये भी हमारा एक प्रोसेस होती है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको बताना है, ये स्पेशली रिलेवेंट, ये विशेष रूप से रिलेवेंट होता है किससे? व्हेन वी यूज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ए न्यूज आइटम और ब्लॉग पोस्ट। जब हम इसको प्रयोग किसी न्यूज आइटम या ब्लॉग पोस्ट में करते हैं, वाइल अवॉइडिंग रिडंडेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड मैक्सिमाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट ऑफ 10। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन को पूछा गया है, पर थोड़ा सा इसको डिफरेंट टाइप से पूछा गया है और कहा गया है कि इनमें से ये एक स्पेशली रेलेवेंट होता है, संदर्भित होता है, इससे जुड़ा होता है। जब हम कोई न्यूज़ आइटम या ब्लॉग पोस्ट को हम प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स जो बहुत बड़े मल्टीपल सोर्स से बचने के लिए, और जो डाइवर्सिटी होते, बहुत से कंटेंट की जो डाइवर्सिटी होती है, उससे बचने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन ही वो ऑप्शन होता है जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेस और मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो कंटेंट होते हैं, उनमें से हम उससे बचने के लिए अवॉइड करते हुए हम कुछ स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक समराइजेशन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, द गोल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई सेंटिमेंट एमंग सेवरल पोस्ट
जो सेंटिमेंट एनालिसिस का जो लक्ष्य होता है वो जो सेवरल पोस्ट होते हैं, सेवरल पोस्ट के बीच में, बहुत सारे पोस्ट के बीच में सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और इवन इन द सेम पोस्ट या सेम पोस्ट में ही सेंटिमेंट एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, वेयर जहाँ पर इमोशन इज नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस, जहाँ पर भावनाओं को हमेशा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेंटिमेंट सेवरल पोस्ट या एक ही पोस्ट पर सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ एक बात बार बार आ रही है, वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ऑप्शन हमारा है यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी नंबर, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस ही वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम सेवरल पोस्ट या इवन एक पोस्ट के अंदर जो सेंटिमेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है। तो इससे आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है कंपनीज यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आजकल बहुत सारी कंपनियां नेचुरल लैंग्वेज एप्लीकेशन का यूज़ करती हैं, सच है जैसे कि अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें यूज होगा। टू आइडेंटिफाई ओपिनियन एंड सेंटिमेंट ऑनलाइन, जो ऑनलाइन सेंटिमेंट और ओपिनियन को आइडेंटिफाई करता है, और टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, तो ये समझने में मदद करता है व्हाट कस्टमर थिंक अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि कस्टमर उनके बनाए गए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो है NLP पर आधारित ऐसे बहुत सारे ऐप को यूज़ करती हैं जो ये जानने की कोशिश करती हैं कि लोग, कस्टमर जो है, उनके बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो ये किस में आएगा, ये क्या ये ऑटोमेटिक समराइजेशन में आएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस में आएगा, टेस्ट क्लासिफिकेशन में आएगा, या ऑल ऑफ द अबव में आएगा। तो आप सब जान रहे हैं यहाँ पर सेंटिमेंट की बात हो रही है, यानी कि कस्टमर के विचारों को, कस्टमर के थिंकिंग को जानने की कोशिश हो रही है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पर डैश मेक इट पॉसिबल टू असाइन प्री डिफाइंड कैटेगरीज टू अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे किसी एक डॉक्यूमेंट के प्री डिफाइंड कैटेगरीज को असाइन करने के लिए पॉसिबल बनाता है, एंड ऑर्गेनाइज इट टू हेल्प यू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड और सिंप्लीफाई सम एक्टिविटीज। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे किसी एक दस्तावेज को प्री डिफाइंड कैटेगरीज के रूप में असाइन करने के लिए आप पॉसिबल बनाता है। इसके साथ ही ये आपको सिंपली सम एक्टिविटीज, कुछ सरल गतिविधियों, कुछ एक्टिविटीज सरल बनाने के लिए ये आपको कुछ जानकारी खोजना या कुछ गतिविधियों को सरल बनाने में मदद करने के लिए ये संभव करता है, ये हेल्प करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, पूरा करता है। सबसे पहले ये कैटेगरीज को प्री डिफाइंड असाइन करने के लिए पॉसिबल होता है इसके द्वारा, साथ ही साथ ये सिंपली कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। तो इससे कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑटोमेटिक समराइजेशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, टेस्ट क्लासिफिकेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट क्लासिफिकेशन। टेस्ट क्लासिफिकेशन के द्वारा हम एक टेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में है, उसको किस कैटेगरी में असाइन करना है, और ये साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टेस्ट क्लासिफिकेशन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश डिवाइस हेल्प टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन एंड एबिलिटीज टू मेक ह्यूमन लाइव्स ईजियर। यह बता रहा क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा डिवाइस है जो इंसानों के साथ, ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करने में, यानी उसके साथ संवाद करने में, उसके साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ
ये ह्यूमन के लाइफ को, ये मानव के जीवन को ईजी बनाने में भी हेल्प करता है, ये ईजी बनाता है। क्या वो गूगल असिस्टेंट है, कॉर्टेना है, सीरी है या अलग दबाव। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ये एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, वॉइस असिस्टेंट काम करते हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट का आपका कॉर्टेना हो, चाहे एप्पल का सीरी हो, चाहे गूगल का गूगल असिस्टेंट हो, ये हमारे तीनों जो हैं ये एक प्रकार के वॉइस असिस्टेंट होते हैं जो कि ह्यूमन के साथ पे इंटरेक्ट करने का काम करते हैं या ह्यूमन के साथ ये संवाद स्थापित करते हैं और ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। आप इनके द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन आप वर्बली पूछ सकते हैं, ओरली पूछ सकते हैं और ये आपको रिप्लाई देगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इनमें से बताना आपको इज ऑल अबाउट हाउ मशीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज एंड ऑपरेट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ बताना है कि ये इट्स ऑल अबाउट, ये इस सब के बारे में है जो ये कहता है कि हाउ मशीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि किस प्रकार से मशीन समझने की कोशिश करता है, एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, और ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की और समझने की कोशिश करता है और साथ साथ इसके अनुसार ऑपरेट करने की कोशिश करता है। तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा ये सब काम पॉसिबल हो सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम ह्यूमन और मशीन के बीच में यदि कोई हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मशीन और ह्यूमन के बीच में कोई संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल NLP के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है बाय डिवाइडिंग अप लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस। यहाँ पर बड़े बड़े समस्याओं को छोटी समस्याओं में विभाजित करते हैं। डैश एम्स टू हेल्प यू मैनेज देम इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर। इसका उद्देश्य अधिक रचनात्मक तरीके से, अधिक कंस्ट्रक्टिव मैनर तरीके से प्रबंधित करके आपकी सहायता करना होता है। यानी कि ये बड़े बड़े लार्ज प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम में ये डिवाइड करता है ताकि ये आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्टिव मैनर में यानी रचनात्मक तरीके से मैनेज करके आपके उद्देश्य को, उसका उद्देश्य को पूरा करने में आपकी सहायता करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्या वह CDP है, CBT है, CSP है या CLP है। तो आपको बताना है इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा ये काम पॉसिबल है कि वे लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर छोटे छोटे समस्याओं में डिवाइड करता है और साथ साथ इसका उद्देश्य उन्हें अधिक कंस्ट्रक्टिव मैनर में अधिक कंस्ट्रक्टिव तरीके से मैनेज करके ये आपकी सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है वह आंसर नंबर बी CBT। और ये CBT क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। CBT स्टैंड्स फॉर, CBT का पूरा नाम क्या है, कॉमन बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कनेक्शन बिहेवियर थेरेपी या नन ऑफ द अबव। तो CBT के जब फुल फॉर्म होता है वो है आंसर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ध्यान रखना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी बोलते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ये CDP यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या क्या आते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका योर थॉट्स, आपके विचार। दूसरा योर बिहेवियर, योर इमोशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो संज्ञानात्मक बिहेवियर होता है, संज्ञानात्मक बिहेवियर होता है, संज्ञानात्मक मतलब जो आपके बुद्धि से रिलेटेड है, जो आपके माइंड्स, जो आपके विचारों से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक बिहेवियर। तो संज्ञानात्मक बिहेवियर में आपके थॉट भी आते हैं, बिहेव भी आते हैं, इमोशन, ये सारे माइंड से यानी कि बुद्धि से संबंधित हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा डी नंबर आंसर सही होगा, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये सभी इंक्लूड होते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर, डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एड्रेस स्ट्रेस। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो तनाव को, स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छे तरीके में से एक माना जाता है। बिकॉज इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट ऑन पीपुल
एंड आल्सो गिव गुड रिजल्ट्स, क्योंकि इसे लोगों पर इम्प्लीमेंट करना आसान है, लागू करना आसान है, लोगों पर उपयोग करना आसान है, एंड ये अच्छा परिणाम भी देता है। तो कौन सा ऑप्शन है? क्या वो कॉमन बिहेवियर है, कंग्रेटिव बिहेवियर या कनेक्शन में? तो आप याद रखना है, जो आपका कंग्रेटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये वो मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोगों पर इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसका गुड रिजल्ट भी आता है। तो आंसर इज द बी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डैश बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस। इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा हम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? डेटा एक्विजिशन, डेटाबेस, डेटा माइनिंग या नन ऑफ द अबव? तो जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्ट करने की, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस, जब हम रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एक्विजिशन, यानी डेटा का अधिग्रहण करना, डेटा को कलेक्ट करना, दैट इज मीन तो डेटा एक्विजिशन। तो सही आंसर इज ए। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से आपको बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है, और स्टेटमेंट है वंस द टेक्सचुअल डेटा हैज बीन कलेक्टेड। एक बार जो टेक्सचुअल डेटा होता है, टेक्सचुअल मतलब जो टेक्स्ट संबंधी डेटा होता है, वो कलेक्ट हो जाने के बाद इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड क्लीन्ड। इसको क्लीन करने की और इसे प्रोसेस करने की जरूरत होती है, सो दैट ताकि एन ईजियर वर्जन कैन बी सेंड टू द मशीन, ताकि एक मशीन को एक ईजियर वर्जन यानी आसान से आसान संस्करण में इसे भेजा जा सके। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज नॉन एज, इसको बोलते हैं आपका क्या डेटा एक्विजिशन है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा माइनिंग है या नन ऑफ द अबव? तो हम सब जानते हैं डेटा एक्विजिशन में हम सभी प्रकार के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, चाहे रॉ डेटा हो, चाहे वो डेटा प्योर हो, इम्प्योर हो, हम सभी प्रकार के डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब मशीन को भेजने की बात आती है तो उस डेटा में से जो अनवांटेड डेटा होते हैं या रॉ डेटा होता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी डेटा को और अधिक एक्सप्लोर करना, ताकि मशीन को जो डेटा मिले वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल मिले, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो भी मशीन के द्वारा ऑथेंटिक और रिलायबल आउटपुट प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन के द्वारा ही हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें से उसको हम डेटा को क्लीन करते, प्रोसेस करते, ताकि उस मशीन को हम ईजियर वर्जन में डेटा सेंड कर सकें और ताकि वो डेटा उस के द्वारा हमारा आउटपुट भी बिल्कुल सही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन है, वंस द डेटा हैज बीन नॉर्मलाइज, एक बार डेटा जब नॉर्मलाइज हो जाता है, इट इज देन फेड टू एन एनएलपी बेस्ड एआई मॉडल, तब इसे एनएलपी पर आधारित एआई मॉडल में से फीड किया जाता है। नोट दैट, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, इन एनएलपी में मॉडलिंग रिक्वायर्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडलिंग रिक्वायर्ड ओनली modeling data pre-processing only after which the data is fed to the machine। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि NLP में मॉडलिंग के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। मॉडलिंग के लिए मॉडलिंग रिक्वायर्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडलिंग के लिए डेटा की प्री प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है ओनली आफ्टर विच द डेटा इज फेड टू द मशीन, जिसके बाद ही मशीन को डेटा फीड किया जाता है, जिसके बाद ही मशीन में डेटा फीड किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्या डेटा एक्विजिशन होगी, मॉडलिंग हुई, डाटा माइनिंग हुई, नन ऑफ द अबव होगा? तो जब बात करते हैं यहाँ पर कि मॉडलिंग रिक्वायर्स, क्या कह रहा है? मॉडलिंग के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, ताकि इसके बाद ही मशीन को डेटा फीड किया जाता है। ये सभी ऑप्शन आते हैं आपके मॉडलिंग में। मॉडलिंग स्टेज के अंतर्गत ही क्या होता है कि हम डेटा को प्री प्रोसेसिंग के लिए हम भेजते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द मॉडल ट्रेंड इज देन evaluated and the accuracy for the same is generated on the basis of the relevance of the answers which the meaning gives to the user responses।
मतलब इसका मतलब ये है कि द मॉडल ट्रेंड इज देन इवोलेटेड। मॉडल को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, मॉडल को ट्रेन किया जाता है एंड तब उसके बाद उसका मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन किया जाता है। एंड द एक्यूरेसी फॉर द सेम इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस। और क्या होता है, उसी के आधार पर जो इसकी एक्यूरेसी होती है, उसकी एक्यूरेसी को क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। उसकी एक्यूरेसी को उसके बेस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेट की जाती है। और मशीन द्वारा उपयोगकर्ताओं की जो यूजर्स हैं उसके रिस्पॉन्सेस दिए गए रिस्पॉन्सेस के आधार पर उसको रेफरेंस किया जाता है। तो वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर कि पहले मॉडल को ट्रेन किया गया, इसके बाद उसको एवलुएट किया गया यानी उसका मूल्यांकन किया गया, एंड देन एक्यूरेसी फॉर द सेम इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द आंसर। और जो दिए गए आंसर के आधार पर उसको इसकी एक्यूरेसी को सेम जनरेट किया जाता है, विच द मशीन गिव द यूजर रिस्पॉन्स, जो कि मशीन यूजर को रिस्पॉन्स देता है। तो ये प्रोसेस किस स्टेज में होती है? क्या वो डेटा एक्विजिशन में होती है, मॉडलिंग में होती है, इवोल्यूशन होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं मॉडल हमारा पूरी तरह ट्रेन हो चुका है, मॉडल ट्रेन होने के बाद हम क्या करते हैं, जब मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, कि वो मॉडल जो हमारा आंसर दे रहा है, क्या वो रेलेवेंट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस सारी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन स्टेज में हम पूरा करते हैं। यानी कि उसका इवोल्यूशन स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर मॉडलिंग की टेस्टिंग की जाती है और उसके द्वारा दिए गए जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उस रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है। तो राइट आंसर इज द इवैल्यूएशन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी प्रोसेसिंग इज ए चैटबॉट। यानी कि जो एनएलपी प्रोसेसिंग का जो कॉमन एप्लीकेशन है, सबसे आम एप्लीकेशन वो है चैटबॉट जो एनएलपी का सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। गिव सम एग्जांपल ऑफ चैटबॉट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको चैटबॉट के, तो बताने आपको क्या वो मित्सुकी बॉट है, क्लेवर बॉट है, जेबरवॉकी बॉट है या अलग बॉट जो एनएलपी पर आधारित है। तो ये सभी, जब पहला ऑप्शन देखें मित्सुकी बॉट, क्लेवर बॉट, जेबरवॉकी बॉट, ये सभी जो हमारे चैटबॉट के ही एग्जांपल है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ बताना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चैटबॉट। देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ चैटबॉट। चैटबॉट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। चैटबॉट के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन से? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चैटबॉट। इनमें से कौन सा चैटबॉट से संबंधित है? तो पहला स्क्रिप्ट बॉट, स्मार्ट बॉट, बोथ एन बी, नन ऑफ द अबव। तो जैसे हमने पढ़ा ऊपर के अभी क्वेश्चन में कि चैटबॉट 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका स्क्रिप्ट बॉट, ये भी आंसर सही है। स्मार्ट बॉट, ये भी सही है। और तीसरा बोला गया है बोथ ए एंड बी। तो हमारा ये दोनों ही आंसर सही है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। अगले बढ़ते क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बॉट है वर्क अराउंड ए स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम इन देम। इनमें से कौन सा चैटबॉट है जो कि स्क्रिप्ट के आसपास काम करता है, जो उनमें प्रोग्राम किया गया है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर जो स्क्रिप्ट के आसपास काम कर रहा है, जो प्रोग्राम किया गया है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट बॉट। द आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है बताना आपको यहाँ पर डैश वर्क ए बिगर डेटाबेस। ऐसा कौन सा बोर्ड है जो सीधे बहुत बड़ा डेटाबेस होता है एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली या अदर रिसोर्सेज पर वर्क करता है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीधे बड़े डेटाबेस पर और अन्य रिसोर्सेज पर काम करता है। तो जब हम बात करते हैं बड़े डेटाबेस पर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर
बात करते हैं तो वो है आपका स्मार्ट बोट। स्मार्ट बोट एक ऐसा चैटबॉट होता है जिस पर बिग डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और डायरेक्टली अदर रिसोर्सेज पे काम करता है, जैसे कि आपका सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, इस पर काम करता है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे कह रहा है डैश हेल्प्स इन क्लीनिंग अप द टेक्सचुअल डेटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो टेक्सचुअल डेटा को, यानी टेस्ट वाले डेटा को, जो टेस्ट डेटा होते हैं, टेक्सचुअल डेटा होते हैं, उसको क्लीन करने में मदद करते हैं इन सच अ वे दैट इट कम्स डाउन टू अ लेवल, और ये एक ऐसे लेवल पर आ जाता है वेयर इट्स कम्प्लेक्सिटी इज लोअर देन द एक्चुअल डेटा, जहाँ पर इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है इसके एक्चुअल डेटा से कम हो जाती है, यानी इसकी जो जटिलताएं होती है, जो इसकी प्रॉब्लम्स होती है, जटिलताएं होती है, जो इसके एक्चुअल डेटा से कम हो जाती है वो टेक्सचुअल डेटा को क्लीन करता है। किस ऑप्शन के द्वारा? यहाँ पे आपको बताना है, स्पेस नॉर्मलाइजेशन, टेस्ट नॉर्मलाइजेशन, विजुअल नॉर्मलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम टेक्सचुअल डेटा की बात करें और टेक्सचुअल डेटा को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो भी समस्याएं होगी, जटिलताएं होती, वो एक्चुअल डेटा से कम हो जाती हैं। ये होता है आपका टेस्ट नॉर्मलाइजेशन। टेस्ट नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम टेक्सचुअल डेटा को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने पर ये एक ऐसे लेवल पर जाता है जहाँ पर इसके एक्चुअल डेटा से इसकी जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटी लो हो जाती है। वो प्रोसेस होती है टेस्ट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है टेस्ट को कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल की ओर ले जाना। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है 27। आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है द होल कॉर्पस इनटू इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंस, जो पूरे के पूरे कॉर्पस को सेंटेंस में डिवाइड किया गया है, वाक्यों में डिवाइड किया गया है, एंड ईच सेंटेंस इज टेकन एज डिफरेंट डेटा, और प्रत्येक सेंटेंस जो है एक डिफरेंट डेटा के रूप में लिया गया है। सो नाउ द होल कॉर्पस, इसलिए अब पूरे कॉर्पस को गेट रिड्यूस अ सेंटेंस के रूप में, यानी कि वाक्य के रूप में रिड्यूस किया गया है, मतलब घटाया गया है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? यहाँ बात रखिएगा कॉर्पस को छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। और जिसमें से प्रत्येक सेंटेंस क्या होता है, डिफरेंट डेटा के रूप में लिया जाता है, और जो इसमें और कॉर्पस, पूरे कॉर्पस को सेंटेंस में रिड्यूस किया जाता है। जो इस प्रकार की प्रोसेस होती है वो कहलाती है क्या? सेंटेंस नॉर्मलाइजेशन, सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन, या ऊपर के सभी। तो यहाँ पर है ऑप्शन सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन मतलब ये होता है कि अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में यानी सेगमेंट में डिवाइड कर देना। और यहाँ पर भी कह रहा है सेंटेंस पूरे कॉर्पस को, होल कॉर्पस को सेंटेंस में डिवाइड किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन, यानी सेंटेंस को सेगमेंट में यानी पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आंसर इज बी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 कि आपको बताना इनमें से किस ऑप्शन के अंदर एवरी वर्ड, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली। इसमें किस ऑप्शन के अंदर प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक नंबर या स्पेशल कैरेक्टर को अलग अलग माना जाता है, एंड ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक इज नाउ ए सेपरेट टोकन, एक अलग प्रकार का टोकन है। तो क्या वो टोकनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगी, टोकन नॉर्मलाइजेशन कहलाएगी, टोकन सेगमेंटेशन कहलाएगी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब बात करते हैं कि किसके अंतर्गत प्रत्येक शब्द, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर को हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं, और साथ साथ उनमें से प्रत्येक एक सेपरेट टोकन होता है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है टोकनाइजेशन की। क्या होती है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन की प्रोसेस में हम टोकनाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ड, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को हम सेपरेटली यानी अलग से उसे कंसिडर करते हैं, और उनमें से जो प्रत्येक होता है वो सेपरेट टोकन ग्रुप में होता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है
29 है, इन टोकनाइजेशन ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू, टोकनाइजेशन में प्रत्येक सेंटेंस को डिवाइड किया गया, किसमें, ब्लॉक में, टोकन्स में, पार्ट में, नन ऑफ द अबव। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि बात हो रही टोकनाइजेशन की। जब टोकनाइजेशन को सेंटेंस में डिवाइड किया जाता है तो इसे बोलते हैं टोकन। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 30 में कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है दैट आर वर्ड्स, जो कि वो शब्द हैं, विच ऑकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन द कॉर्पस, जो कि कॉर्पस में बहुत बार आते हैं, वेरी फ्रिक्वेंटली, कई बार ये आते हैं, बट डू नॉट एड एनी वैल्यू ऑफ इट, लेकिन इनमें कोई भी वैल्यू नहीं जोड़ा जाता, इस पर कोई भी वैल्यू, कोई भी मूल्य ऐसे इसमें ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन ये कॉर्पस में बहुत बार आते हैं। क्या वो टोकन है, वर्ड से, स्टॉप वर्ड से, या नन ऑफ द। तो ऐसे वर्ड्स जो कॉर्पस में वेरी फ्रिक्वेंटली बहुत बार आते हैं, बट डू नॉट एड एनी वैल्यू, पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो इन ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि कॉर्पस में वेरी फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं, बट डू नॉट एड एनी वैल्यू, पर इस पर कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टॉप वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टॉप वर्ड्स विच ऑकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द कॉर्पस, जो कॉर्पस में वेरी फ्रिक्वेंटली बहुत बार आते हैं, बट डू नॉट ऐड एनी वैल्यू, पर इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। इट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रामेटिकल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके ग्रामेटिकल वर्ड्स। ग्रामेटिकल वर्ड्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्टॉप वर्ड्स आते हैं जो कॉर्पस में वेरी फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं, पर इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता। अब आपको बताना है गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप वर्ड्स। तो ऐसे स्टॉप वर्ड के आपको एग्जाम्पल बताने कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो स्टॉप वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। ए, एन, एंड, आर, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो स्टॉप वर्ड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो एन भी है, एंड भी है, आर भी है। तो ये यानी कि सभी हमारे आंसर करेक्ट होंगे। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द मशीन डज नॉट कंसिडर, बताना है यहाँ पर कि मशीन डज नॉट कंसिडर डैश वर्ड्स, मशीन इसको एक वर्ड्स एज द सेम वर्ड्स, मशीन इन शब्दों को एक शब्द सेम वर्ड्स के रूप में कंसिडर नहीं करती बिकॉज ऑफ डिफरेंट केस, अलग अलग केस के कारण। तो किस केस के कारण ये मशीन जो है इन शब्दों को सेम वर्ड्स नहीं मानती है? तो बताना अपर केस के कारण, लोअर केस के कारण, केस सेंसिटिव कारण, या नन ऑफ द अबव। तो वो ऑप्शन आंसर है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मशीन उन शब्दों को सेम वर्ड नहीं समझता। केस जैसे कि आपका अपर केस होता है, जैसे मान लीजिए आपका रीवा आपका ये अपर केस है, ठीक है, और ये आपका रीवा ये भी है, पर ये रीवा आपका लोअर केस है। तो ये केस सेंसिटिव ऑप्शन के द्वारा यदि उस मशीन में केस सेंसिटिव ऑप्शन अवेलेबल है तो दोनों को ये एक समान नहीं मानेगी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यहाँ पर डैश इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच जिसमें कि द अफिक्सेस ऑफ वर्ड्स आर रिमूव, जिसमें शब्दों के अफिक्स वर्ड को, शब्दों के अफिक्स को यानी उसके प्रत्यय को रिमूव किया जाता है, एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस फॉर्म, और फिर शब्दों को उनके बेस फॉर्म में यानी उनके मूल रूप में कन्वर्ट किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वर्ड्स के अफिक्स को हटा दिया जाता है और फिर वर्ड्स क्या करते हैं, वो वर्ड्स उसके बेस फॉर्म में उसके मूल रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्टेमिंग। आप ये स्टेमिंग की परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्टेमिंग, तो आप यहाँ पर स्टेमिंग की ऐसी डिफिनेशन इसकी भी हम याद कर सकते हैं। स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन विच द अफिक्सेस ऑफ वर्ड्स आर रिमूव्ड एंड वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस फॉर्म। तो राइट आंसर इज स्टेमिंग। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन बोथ आर द प्रोसेस। जो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन ये कौन सी प्रक्रिया है? दोनों ही कौन सी प्रक्रिया है? सेम प्रोसेस है, अल्टरनेटिव है, या अदर प्रोसेस अलग है?
तो यहाँ पर स्टेमिंग और लेमनेटाइजेशन ये दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के अल्टरनेटिव प्रोसेस है, याद रखिएगा, एक दूसरे के अल्टरनेटिव प्रोसेस कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 कह रहा है आपको बताना डैश कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेक श्योर, जो ये सुनिश्चित करता है दैट लेमा इज द वर्ड, लेमा अर्थ वाला शब्द है, विथ मीनिंग, लेमा इज द वर्ड विथ मीनिंग, लेमा इज अर्थ वाला शब्द होता है, एंड हैंस इस कारण से इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट देन स्टेमिंग, इस कारण से स्टेमिंग की तुलना में, स्टेमिंग की कंपैरिजन में ये इसे एग्जीक्यूट करने में एक लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम लेता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, स्टॉप वर्ड से स्टेमिंग या लेमनेटाइजेशन? तो आप देख सकते हैं ये लेमनेटाइजेशन की परिभाषा एक प्रकार की परिभाषा है जिसमें बताया गया कि द लेमा इज ए वर्ड ऑफ विथ मीनिंग, एक अर्थ वाला शब्द होता है जो कि स्टेमा से, स्टेमा की कंपैरिजन में, स्टेमा के कंपैरिजन में ये टाइम ज़्यादा लेता है, दैट इज कॉल्ड द लेमनेटाइजेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर आपको बताना है डैश इज ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो NLP प्रोसेसिंग मॉडल है, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर आउट ऑफ द टेस्ट, जो कि टेस्ट में से फीचर को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, विच कैन बी हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो आपको यहाँ पर ऐसा बताना है, क्या वो बैग ऑफ वर्ड्स है, बिग वर्ड्स है, बेस्ट वर्ड्स है, ऑल ऑफ द अबव है, वो कौन सा वर्ड्स है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ऐसा मॉडल है जो कि टेस्ट में से फीचर्स को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और जो कि आगे चलकर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए क्या होता है, वो हेल्प करता है। तो आंसर इज द बैग ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है विच स्टेप्स वी हैव टू अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। आपको बताना है यहाँ पर कि बैग ऑफ वर्ड्स, यहाँ ध्यान रखना एक वर्ड है बैग ऑफ वर्ड्स, तो बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सा स्टेप्स उठाने होंगे, विच स्टेप वी हैव टू अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम, बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सा स्टेप उठाने होंगे? क्या वो बैग ऑफ वर्ड्स में टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करना होता है, या डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना होता है? तो बैग ऑफ वर्ड्स में ये सभी ऑप्शन हमारे होते हैं, ये सभी बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये सभी अप्रोच, सभी स्टेप्स को उठाने होंगे। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव, चाहे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हो, डिक्शनरी क्रिएट करना हो, या डॉक्यूमेंट वेक्टर करना हो, ये सभी उसके अंदर आते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम में ये सभी प्रोसेस पूरी की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है डैश आइडेंटिफाई ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस। इसमें क्या कह रहा है, कॉर्पस में प्रत्येक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करें एंड फाइंड आउट, और इसे पता करें हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैज ऑकर्स, कि शब्दों की यूनिक लिस्ट, शब्दों की लिस्ट में से कितने शब्द में से कितने शब्द बार बार आया है, कितनी शब्द बार बार आया है, आपको पता करना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन के द्वारा ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, क्रिएट डिक्शनरी, डॉक्यूमेंट वेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यह बताना है कि आइडेंटिफाई करना है ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस, यानी कॉर्पस में प्रत्येक डॉक्यूमेंट की पहले आइडेंटिफाई करें, प्रत्येक दस्तावेज की आप डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करें एंड फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड्स फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स, कि उन शब्दों की यूनिक लिस्ट में से वो वर्ड्स कितनी बार आया है, कितनी बार वो चीज़ आई है, उसको फाइंड आउट करना है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, क्रिएट डिक्शनरी, डॉक्यूमेंट वेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेक्टर। डॉक्यूमेंट वेक्टर के अंतर्गत हम शब्दों के अंदर जो यूनिक शब्दों कितनी बार आया है वो चीज़ हम यहाँ पर सर्च करते, फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है और पूछ रहा है यहाँ पर TFIDF स्टैंड्स फॉर। बताना आपका TFIDF का अर्थ क्या है।
तो इसका सही आंसर है आपका टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डार्क फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, TFIDF स्टैंड फॉर द टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डार्क फ्रीक्वेंसी। पहला ऑप्शन टीम फ्रीक्वेंसी है, तीसरा टॉप फ्रीक्वेंसी है, डी का टेबल फ्रीक्वेंसी। तो ना टीम है, ना टॉप है, ना टेबल है, बल्कि टर्म फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखिए, ये हमारा मेन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका जो कह रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ TFIDF आर। जो TFIDF के जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन से हैं? पहला आपका डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के जो हमारे एप्लीकेशन हैं ये तीनों ही हैं, चाहे डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन संबंधित हो, टॉपिक मॉडलिंग हो या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से हमने देखा आज NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।